हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज चला रहे थे यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो आज के इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। तो जैसा कि मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर अभी तक आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू 2011 से लेकर के 2015 तक पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न पत्रों के हल यहाँ पे व्याख्या सहित करवा दिए गए हैं। तो हमने जो यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करी थी, जिनमें आप लोगों को लास्ट मैंने जून 2016 के प्रश्न पत्रों को एक तरीके से हल करके यहाँ पे दिखाया था। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली जो सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे 2016 में, यानी कि ये एक तरीके से दिसंबर शिफ्ट वाले, तो उसकी क्वेश्चंस का यहाँ पे हम लोग आज व्याख्या देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को यूजीसी नेट से रिलेटेड हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू और कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जो आने वाले प्रस्तावित जो दिसंबर में एग्जामिनेशंस हैं, कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों को समझने में, एग्जामिनेशन पैटर्न को, रिवीजन में ये आप लोगों को काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को 2011 से लेकर के लेटेस्ट 2024 तक के जितने भी प्रश्न पत्र यहाँ पे अभी तक यूजीसी नेट ने पूछा है ना, यूजीसी नेट में पूछा गया है एनटीए के द्वारा, ठीक है, वो सारे प्रश्न पत्रों की हल यहाँ पे व्याख्या सहित आप लोगों को करवाई जा रही है। और हमारी इस मुहिम को हम आगे हमने एक आगे बढ़ाने के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है, और उस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को कहीं ना कहीं पीवाईक्यू के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके के एग्जामिनेशन पैटर्न में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो हम बेसिकली बात करेंगे वो आपका सितंबर 2016 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था उसकी बात करेंगे। ठीक है, सितंबर 2016 की। तो 2016 की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम जुलाई में हुआ था आपका, ठीक है, और एक आपका सितंबर में हुआ था। तो जुलाई वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वीडियोज में आप लोगों को व्याख्या कर दी थी। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा सितंबर 2016 के प्रश्न पत्र जो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसमें टोटल आपके 50 प्रश्न होंगे, और ये 50 प्रश्न की सीरीज की हम लोग यहाँ पे पूर्ण व्याख्या अभी तुरंत देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज के अगले इस वीडियो का, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से कैसे प्रश्न होंगे और उसकी व्याख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, जो पहला प्रश्न हमारा है वो ये है कि निम्न में से कौन निम्न पूरा पाषाण काल है ना, निम्न पूरा पाषाण यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में बात कर रहा है का विशिष्ट उपकरण है। लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में बात कर रहा है कि लोअर पैलियोलिथिक एज का कौन यहाँ पे विशिष्ट उपकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा दिया गया है हस्तकुठार, उत्कीर्णन यानी कि ब्यूरिन, खुरचनी यानी कि स्क्रैपर, कुल्हाड़ी यानी कि सेल्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो लोअर पैलियोलिथिक एज की हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक तरीके से हैंडेक्स पाए गए हैं। ठीक है, ये कहाँ हैंडेक्स पाए गए हैं आपके, यानी कि जिसे हस्तकुठार यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो पल्लवरम नामक स्थान जो आपके तमिलनाडु के आसपास थे, तो वहाँ पे एक तरीके से हस्तकुठार के साक्ष्य पाए गए थे। ठीक है, और ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण माने जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न का यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन बता दी। दूसरा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे वैदिक पीरियड से प्रश्न पूछे गए हैं। तो वैदिक काल में 10 राजाओं के युद्ध है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से दशरागी युद्ध भी कहा जाता है इसको। तो वैदिक काल में 10 राजाओं के युद्ध में निम्न में से कौन विजयी हुए थे। ठीक है, ऑप्शन में है मत्स्य, पुरु, अनु, भरत। तो 10 राजाओं के युद्ध में टोटल 10 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था, और ये मेनली कहाँ पे हुआ था, तो ये रावी नदी के किनारे लड़ी गई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दशरागी युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ी गई। तो रावी नदी जो थी वो रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी दशरागी युद्ध। तो इनमें से कौन से विजयी हुए थे, तो भरत जो थे वो एक तरीके से क्या हुए थे, विजयी हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भरत एक तरीके से क्या हो जाएंगे, आपका विजयी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें आपको असर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित। कथन में कहा गया है कि गौतम बुद्ध आत्मा की स्थायी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक तरीके से आत्मा पे विश्वास नहीं करते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो ये भी बात सही है कि वे पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd का
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है और आपकी व्याख्या लेकिन नहीं करता है ना। तो यहाँ पे जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध की, तो उन्होंने एक तरीके से आत्मा को मानने से इनकार किया। उनका मानना है कि आत्मा नहीं होता है, और लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसलिए बौद्ध धर्म में आपको बहुत सारे उनके बोधिसत्व देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो उनके पुनर्जन्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सप्तांग का भाग नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो सप्तांग है वो एक तरीके से किस काल से संबंधित है, ये मौर्य काल से संबंधित है। सप्तांग मौर्य काल से संबंधित है। ये किसमें इसका वर्णन किया गया है, तो ये अर्थशास्त्र जो है आपका, है ना, यानी कि जो कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जो एक तरीके से प्रशासन से संबंधित प्रश्न, यहाँ प्रशासन से संबंधित ये पुस्तक थी। तो इस अर्थशास्त्र में चाणक्य ने सप्तांग की चर्चा की है, ठीक है, कि राजा के साथ और कौन कौन से 7 लोग होंगे जो हर राजा के पास होना चाहिए, ठीक है। तो कोष भी होगा, दुर्ग भी होगा, है ना, स्वामीन की भी बात करते हैं, लेकिन वो रत्नीन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सप्तांग की भाग अगर हम बात करें तो सप्तांग में कोष, दुर्ग, स्वामीन भी आते हैं, राजा भी आता है, दंड भी आता है, अमात्य की भी बात करते हैं, वो जनपद की बात करते हैं और सेना की भी बात करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रत्नीन जो है सो नहीं आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, यानी कि गलत कथन को हम लोगों को यहाँ पे एक तरीके से चुनना है। तो अशोक के शिलालेख की दक्षिणी सीमा कर्नाटक है, तो ये तो सही बात है। आप देखेंगे कि कंगनहाली वगैरह अगर जाएंगे जो कर्नाटक में अवस्थित है, वहां पर अशोक के शिलालेख देखने को मिले हैं, और उसके भी दक्षिण में चले जाएंगे तो आपको अशोक के कोई शिलालेख देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि कर्नाटक एक तरीके से दक्षिणी शिलालेख माना जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो कलिंग युद्ध के 8वें शासन वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी सही है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपका ये सही है कि जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो उसके 8वें वर्ष में ही एक तरीके से कलिंग युद्ध देखने को मिला, जिन्होंने अशोक के पूरी तरीके से क्या कर दिया, अशोक को परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख राजा की भोजशाला में पशुवध के प्रतिबंध का हवाला देते हैं, ठीक है, पशुबंध का। तो ये भी सही है कि अशोक ने अभिलेख में लिखा कि पशुओं को एक तरीके से वध नहीं करना चाहिए, उसे प्रतिबंधित किए थे इन्होंने। 4 नंबर की बात है कि अशोक के शिलालेख धर्म के प्रचार में महेंद्र और संघमित्रा के योगदान का उल्लेख करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धर्म नहीं, यहाँ पे धम होगा, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि महेंद्र और संघमित्रा जो थे वो धर्म के प्रचार में नहीं बल्कि ये बौद्ध धर्म के प्रचार में गए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार में गए थे श्रीलंका। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ही आपको चुनने की बात कही गई थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि गलत जोड़ा को आपको चुनना है। ऑप्शन है पुष्प कलावती चरसदा, ये सही है आपका। साकल सियालकोट को कहा जाता था, ये भी सही है आपका। तक्षशिला में सिरकप सही है ये। महोदय महोबा, तो एक तरीके से ये आपका गलत हो जाएगा। महोबा चूंकि मध्य प्रदेश में है ना, महोबा एक तरीके से मध्य प्रदेश में है, लेकिन महोदया जो है वो आपका एक तरीके से कहाँ पे है, केरला में था, ठीक है, केरला में था। तो यहाँ पे महोबा नहीं होगा बल्कि केरला होगा। तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा और हमें यहाँ गलत प्रश्न ही चूज करने की बात कही गई थी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सातवाहन पीरियड से प्रश्न पूछा है, सातवाहन काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि सातवाहन काल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ भी आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है। तो गाथा सप्तती के रचयिता हाल थे, तो ये बात सही है कि गाथा सप्तती के रचयिता जो थे, लिखने वाले थे, वो कौन थे, हाल थे, राजा हाल, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्षारात वंश के विनाशक गौतमी पुत्र शातकर्णी थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य में आहार सम्मिलित थे, बिल्कुल थे, ये भी सही हो जाएगा। सातवाहनों की सभा में सोमदेव गुणाढ़ के विरोधी थे। अब देखिए कि सोमदेव है ना और ये गुणाढ़, ये दोनों के मध्य में काफी एक तरीके से देखने को मिलता है गैप, है ना, लगभग बहुत सारे ईयरों का यहाँ पे, सालों का यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। गुणाढ़ जो है बृहद कथा मंजरी के लेखक हैं। तो एक तरीके से क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट चूज करने की बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जिसमें पल्लव डायनेस्टी से प्रश्न पूछा गया है कि पल्लव वंश के कुडुमियामल्ले अभिलेख किस विषय से संबंधित है। ठीक है, तो पल्लव वंश के जो कुडुमियामल्ले अभिलेख है वो किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन में है वास्तुशिल्प, संगीत, सिंचाई और राजनीति। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पल्लव वंश का जो कुडुमियामल्ले अभिलेख है वो आपका संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, म्यूजिक से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो यहाँ पे है कि एहोल स्थित दुर्गा मंदिर की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, एहोल स्थित दुर्गा मंदिर, तो एहोल का जो गुफा है वहां पे आपका जो दुर्गा मंदिर अवस्थित है वो एक तरीके से किस तरीके के वहां की योजनाएं बनाई गई है, वर्गाकार, आयताकार, तारकीय और वृत्तायत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वृत्तायत। एहोल पे जो दुर्गा मंदिर है उसकी योजना जो है वो एक तरीके से वृत्तायत बनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी कुछ पुस्तकें दी गई है, आपको उससे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो ए.एल. वासम, डी.डी. कोसांबी, के.पी. जायसवाल, आर.जी. भंडारकर, तो कौन सी रचना किनकी है यह आपको एक तरीके से यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एल बासम की रचना है, सबसे प्रसिद्ध रचना है द वंडर दैट वाज इंडिया, है ना, द वंडर दैट वाज इंडिया। उसी तरह अगर हम लोग बात करें डी.डी. कोसांबी जी की, तो डी.डी. कोसांबी जी की रचना है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये किनकी रचना है, डी.डी. कोसांबी जी की रचना है। अगर हम बात करें के.पी. जायसवाल जी की, तो इनकी रचना है हिंदू पॉलिटी। उसी तरह अगर हम बात करें आर.जी. भंडारकर, तो आर.जी. भंडारकर जी की रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2314। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत रिपीट भी होते हैं, तो ऐसे प्रश्न एक तरीके से याद रखे जाए तो बहुत बेहतर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो निम्नलिखित में से उपधा, ठीक है, उपधा शब्द का सही आशय कौन सा है। तो मंदिरों को दी गई भूमि, नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणों को दी गई भूमि, इसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। व्यवसाय पर कर, ये भी नहीं। सत्यनिष्ठा की जांच, तो एक तरीके से ये क्या था, एक तरीके से उपधा जो होता था वो एक जांच परीक्षण का तरीका था कि लोगों की इंटीग्रिटी को जांच करने के लिए एक वहां पे टेस्ट ली जाती थी जिसको कहा जाता था उपधा। तो उपधा क्या थी, एक तरीके से सत्यनिष्ठा की पहचान या जांच करने के लिए एक तरीके से इस विधि का या इस परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पे बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पन संस्कृति के दक्षिणी विस्तार को इंगित करता है। तो हड़प्पा से तो स्थलों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन में है यहाँ पे पूछा है कि हड़प्पा के दक्षिणी विस्तार। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हड़प्पा का जो विस्तार आपको मिलेगा, है ना, वो उत्तर पश्चिमी वाले रीजन में मिलेंगे आपको, और भारत में इसका दक्षिणी विस्तार आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। तो महाराष्ट्र में एक स्थान है आपका दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद है जो आपके गोदावरी नदी के आसपास अवस्थित है। ठीक है, तो यहीं पे आपको एक तरीके से दिखाएगा कि वही आपका हड़प्पन संस्कृति के सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, दैमाबाद, और दैमाबाद के बाद आपको कोई से हड़प्पा स्थल देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं अगर हम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिणी विस्तार पूछा है तो दैमाबाद हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ये पूर्वी, तो पूर्वी में आपको उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर आ जाता है ना। उसी तरह अगर पश्चिमी की बात करें तो सुतका गेंडोर आ जाता है। और अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें कि कौन सा स्थल है जो एक तरीके से हड़प्पा की सबसे उत्तरी स्थल है, तो मांडा हो जाएगा आपका। ठीक है, मांडा। तो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं दक्षिणी का क्या हो जाएगा आपका दैमाबाद। ठीक है, पूर्वी का हो जाएगा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और पश्चिमी का हो जाएगा सुतका गेंडोर जो आपके एक तरीके से पाकिस्तान में अवस्थित है। और आपको उत्तरी छोर की अगर हम बात करें हड़प्पन संस्कृति की, सबसे उत्तरी छोर में कौन से स्थल है, तो मांडा है। तो यहाँ से कुछ फैक्ट्स याद रख सकते हैं जो हो सकता है कि ये प्रश्न पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थल पर कुषाण देवकुल के अवशेष मिलते हैं जहां पर राज परिवार के सदस्यों की मूर्तियां रखी हैं। ठीक है, तो ये कुषाण देवकुल की बात कर रहे हैं, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन में पहले दिया गया है कि अहिछत्र, चंबा, माट, शहबाजगढ़ी। तो कुषाण देवकुल के अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपके माट में। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किन स्थलों को बाजार केंद्रों के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जिसमें आपको एक तरीके से मार्केट का सेंटर दिखाया गया कि वो स्थल एक तरीके से मार्केट का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पे पैठन, ये भी एक बंदरगाह था, तेर, कल्याण, सोपारा, ये चारों स्थल एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्नों की हमने व्याख्या देख ली। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सती प्रथा का उल्लेख करता है। ठीक है, तो सती प्रथा का उल्लेख करता है, ऑप्शन में है स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो अगर आप बात करेंगे तो सती प्रथा का सबसे प्राचीन उल्लेख जो है वो एक तरीके से आपको भानुगुप्त के एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो चोल राजेंद्र प्रथम के शासन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट को चुनना है कि चोल राजेंद्र प्रथम के शासन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में है कि उसने वेंगी के चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध को पुनः स्थापित किया, तो ये आपका सही है। उसने कडारम में अपनी सेना भेजी, तो ये भी सही है। उसने सिंघल पर विजय पाई और शासक महिंद पंचम को पुनः स्थापित किया, ये गलत है। उसने सिंघल पर विजय पाई और उसको पुनः स्थापित किया, ये गलत है आपका। उसने अपने पिता द्वारा नागपट्टनम बौद्ध विहार को दिया जाने वाला अनुदान फिर से जारी किया, तो ये सही है आपका। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट चुनने की बात कही गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे पूछा गया है कि खजुराहों के निम्न में से कौन सा मंदिर पूरी तरह से या बड़े पैमाने पर ग्रेनाइट से बने हुए हैं। नीचे देखें, कुटों का प्रयोग करें, है ना। 64 योगिनी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। तो एक तरीके से 64 योगिनी मंदिर और ब्रह्मा मंदिर यानी कि ये ए बी जो है वो आपके टोटली ग्रेनाइट से बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में ए बी जहाँ पे है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक्शन 64 योगिनी मंदिर और ब्रह्मा मंदिर, यही दो मंदिर है जो ग्रेनाइट से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है वैष्णव भक्ति, है ना। वैष्णव भक्ति ने बंगाल में किस स्थानीय साहित्य विधा की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, यानी कि वैष्णव शक्ति की बात करते हैं। वैष्णव भक्ति में क्या था, ये एक तरीके से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थी। तो बंगाल में किस स्थानीय साहित्य विधा की उत्पत्ति यहाँ पे इन्होंने किया। ठीक है, ऑप्शन में मानस, मंगलम, मंगल काव्य, चैतन्य मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंगल काव्य। तो मंगल काव्य एक तरीके से बंगाल की स्थानीय साहित्य विधा थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी गई है और यहाँ पे उनके लेखक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो सियारुल ओलिया, जामी उत तवारीख, फतवाए जहानदारी और यहाँ पे मतल उल अनवर, अमीर खुसरो, सैयद मोहम्मद रशीदुद्दीन, फजलुल्लाह, जियाउद्दीन बर्नी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फतवा जहानदारी के लेखक तो आपके जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे, सी का 4। तो दो जगह ऑप्शन में है ना। तो यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो, और जो यहाँ पे अगर हम बात करें सियाउल ओलिया की, है ना, तो सियारुल ओलिया जो है वो उसके लेखक है सैयद मोहम्मद। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जामी उल तवारीख तो ये है रशीदुद्दीन फजूल, और अगर हम बात करें रशीदुद्दीन फजलुल और मतल उल अनवार, ये अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा, इसमें भी आपको सुमेलित नहीं, इनमें दिया गया है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है ना। तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ, फुतुह उस सलातीन, रशीदुद्दीन फजलुल्लाह, हस्त बिहसित, अमीर खुसरो, रेहल्ला इब्न बतूता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ का है, बिल्कुल है, ये सही है आपका। फुतुह उल सलातीन रशीदुद्दीन फजलुल्लाह, ये नहीं है, रशीदुद्दीन फजलुल्लाह नहीं बल्कि फुतुह उल सलातीन जो है वो इसामी की रचना है।
किसकी रचना है? इसामी की। हस्तभिषित अमीर खुसरो की रचना है, रेहल्ला इब्न बतूता की रचना है। ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये आपका गलत था और हमें गलत ही चुनने के लिए कहा गया था, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो भारत में यहाँ पे कहा गया कि भारत में पैर से चलाने वाले करघे यानी ट्रेडल्स का वर्णन पहली बार कब मिलता है? ठीक है, पहली बार कब मिलता है? तो ये एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में 1348 से 49, 1368 से 69, 1448 से 49, 1468 से 69। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1448 से 49 के मध्य आपको भारत में पैर से चलाने वाले करघे का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 1442 से 43 में मांडू में अस्पताल बनवाया था और यह निर्देश दिया था कि वहां इस्लामी और ब्राह्मणी दोनों तरह के चिकित्सकों की सिफारिश के मुताबिक दवाई मंगाई जाए? ठीक है, तो ये एक तरीके से इसका जो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सुल्तान महमूद खलजी। सुल्तान महमूद खलजी था जो एक तरीके से मांडू के संबंध में इस तरह की सिफारिशें करी थी। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। तो इसमें है कि तिब्बत के हिमालयी घास के मैदान है ना, तिब्बत के हिमालयी घास के मैदानों में पाए जाने वाले पहाड़ी घोड़ों की प्रजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, घोड़ों की इस पहाड़ी प्रजाति को कोही कहा जाता था। ठीक है, बिल्कुल सही है। घोड़ों की इस पहाड़ी प्रजाति को तंगन के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। मध्यकाल में पहाड़ी घोड़ों की प्रचुर आपूर्ति थी, खासकर बंगाल सल्तनत में, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर तीनों हो जाएगा ए बी सी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो नेमतुल्लाह लिखता है, सुल्तान इसके बाद एक नाव में वह स्थल देखने के लिए गया, रास्ते का आनंद उठाता, शिकार करता। जब वो उस स्थल पर पहुंचा तो बसावट के हिसाब से उसकी ऊंचाई पसंद आई। सुल्तान ने कहा इस शहर का नाम आगरा रखा जाए। तो ये किसका स्टेटमेंट है? किस सुल्तान के बारे में ये कहा जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये सिकंदर लोदी के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि आगरा के जो संस्थापक थे वो सिकंदर लोदी ही थे, जो लोदी वंश के शासक थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 25 नंबर क्वेश्चन में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिलहदार, वजहदार, वफ और पाइक। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो वफ तो चूंकि हम लोग जानते हैं, वफ जो है वो एक तरीके से धार्मिक अनुदान होता था। पाइक जो होता था वो एक तरीके से पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, पैदल सैनिक होते थे। उसी तरह अगर हम लोग बात करें सिलहदार की, तो सिलहदार जो होते थे वो एक तरीके से हथियारबंद सैनिक होते थे, और वजहदार जो था वो एक तरीके से वेतन भोगी कर्मचारी होते थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलहदार जो थे वो हथियारबंद सैनिक थे, वजहदार जो थे वेतन भोगी कर्मचारी थे, वफ धार्मिक अनुदान को कहा जाता है, और पाइक जो थे वो पैदल सैनिक जो होते थे उसको पाइक कहा जाता था एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने की। उन्होंने किस स्थान पर अपनी महदियत का दावा पेश किया था? तो ये याद रखना है कि भारत में जो महदवी आंदोलन था वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सैयद मोहम्मद जौनपुरी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, लेकिन किस स्थान के महदियत का उन्होंने दावा किया था? तो यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को, ऑप्शन हो जाएगा बरली। ऑप्शन हो जाएगा क्या? बरली। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे फैक्ट निकल के आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित को कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, जामा मस्जिद कहाँ पे है? तो इसे याद भी रखना है कि जामा मस्जिद आपको गुलबर्गा में है, गोल गुंबद बीजापुर में, जहाज महल मांडू में है, और गोविंद देव मंदिर बदनामबन में है। तो आपको इसको कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करने का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हो जाएगा गोल गुंबद। ठीक है, गोल गुंबद हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर गोल गुंबद हो जाएगा, उसके बाद जामा मस्जिद हो जाएगा, उसके बाद जहाज महल, फिर आपका गोविंद देव मंदिर। इस तरीके से 27 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें आपको कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कथन में दिया गया है कि पुर्तगालियों ने वाणिज्य में शक्ति और राजनीति जैसे तत्व डालने की शुरुआत की। बिल्कुल सही। कारण में कि 1517 में जब पुर्तगाली सिल्वियरा चिटगांव पहुंचे तो उसने बंगाली व्यापारियों के गुजरात जा रहे 2 जहाज जलपोतों को जबरन अपने कब्जे में ले लिया।
सही है। और यहीं से पता चलता है कि वो लोग वाणिज्य में शक्ति और राजनीति जैसे तत्व डालने की शुरुआत करें। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी एक तरीके से हम देख सकते हैं कि सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है अबुल फजल ने अकबर को किस पैगंबर की वंश परंपरा से संबंधित बताया है। अबुल फजल तो जो थे वह अकबर को किस पैगंबर के वंश परंपरा से बताया है। ऑप्शन है आदम, अब्राहम, मूसा, मोहम्मद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आदम। अबुल फजल अकबर को मानते हैं कि वो आदम के पैगंबर वंश के परंपरा से संबंधित थे। ठीक है, तो 29 नंबर प्रश्न की हम लोगों ने अभी तक देख ली। अब हम 30वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे के संबंध में दी गई है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, सिकंदरा में है। तो सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अकबर ने अपने जीवन काल में ही सिकंदरा में अपने मकबरे का निर्माण शुरू करा दिया था, तो ये सही बात है। जहांगीर ने 1607 में उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसका नक्शा पसंद नहीं किया आया, तो उसने नया नक्शा बनवाने का आदेश दिया, ये भी सही है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे का काम 1618 में एक तरीके से समाप्त हुआ, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सिकंदरा में अकबर के मकबरे का काम जो है वो 1613 में समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर के सांस्कृतिक विचारों के प्रति श्रद्धा भाव के कारण ही जहांगीर ने जानबूझकर मकबरों की प्रचलित गुबंदी बनावट से अलग हटकर अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें यहाँ पे गलत कथन चुनने की बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मैंने आदेश दिया कि उन्हें मेरे सामने लाया जाए, उनके घर वगैरह तथा बच्चे मैंने मुर्तजा खां को सौंप दिए, उनके सामान जब्त कर लिए गए और प्राणदंड का हुक्म दिया। उपयुक्त गद्यांश में जहांगीर ने किस सिख गुरु के प्राणदंड का हुक्म दिया था। तो ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका कथन हो जाएगा गुरु अर्जन, है ना। इनको ही इन्होंने एक तरीके से हत्या करवाई थी जहांगीर ने। ठीक है, और उन्हीं के संदर्भ में ये कथन दिया गया है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि पड़ौती भूमि वह भूमि थी, पड़ौती भूमि किसे कहा जाता था। ठीक है, तो मैं बता दूं कि वो भूमि होती थी जो अल्टरनेट खेती करी जाती थी, मतलब एक साल खेती की गई, उसके बाद दूसरे साल उसको परती ही छोड़ दिया जाता था, फिर तीसरे साल खेती करी जाती थी, फिर चौथे साल परती छोड़ दिया जाता था और 5वें साल खेती करी जाती थी। यानी कि अल्टरनेट खेती होती थी और उसको छोड़ दिया जाता था एक साल के लिए, ताकि उर्वरक शक्ति जो है उसमें पुनः वापस आ सके और अच्छी फसल उत्पादित हो सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस फसल पर हर साल जुताई होती थी, बिल्कुल नहीं, जिसे एक साल बिना जुताई छोड़ दिया जाता था, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि जिसको एक साल बिना जुताई के लिए छोड़ दिया जाता था उसे ही हम लोग पड़ौती भूमि के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात करते हैं, ये सूफी से संबंधित है, नक्शबंदी संप्रदाय, है ना। नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित किस सूफी ने कहा कि वेद देवीय पुस्तकें हैं। ठीक है, वेद जो है वो देवीय पुस्तकें हैं और इस तरह हिंदुओं को अहले किताब का दर्जा प्राप्त है और उनके साथ अरब के काफिरों जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। तो ये कौन से संत थे जिन्होंने ये बात कही थी। ऑप्शन में है मिर्जा मजहर जाने जहां, शेख अहमद सरहिंदी, शेख कलीमुल्लाह मियां मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिर्जा मजहर जाने जहां। ये जो थे वो नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थे और उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, हिंदुओं से संबंधित। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न की बात करें, जो लगभग सभी को पता होगा कि निम्नलिखित में से किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। ठीक है, तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, विलियम जोन्स ने करी थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो 35 नंबर प्रश्न की, तो इसमें दिया गया कि लंदन के निकट हार्टफर्ड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई और फिर किस वर्ष उसे हेलीबरी ले जाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो लंदन में हार्टफोर्ड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना आपको 1805 में की जाती है और उसको हेलीबरी में स्थानांतरित किया जाता है 1809 में। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो बॉम्बे में 1851 में, ये याद रखना है,
और कहाँ पे, बॉम्बे में प्रकाशित होने वाले गुजराती पक्षिक राष्ट्रगुप्तार का संपादक कौन था। तो राष्ट्रगुप्तार एक तरीके से पत्र था, है ना, पत्रिका थी जो गुजराती पक्षिक पत्रिकाएं होती थी। 1851 में प्रकाशन हुआ था, कहाँ पे, बॉम्बे से हुआ था। तो इसके संपादक कौन थे, तो ये एक तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर और यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में दहाय भाई ढोलसाजी, दादा भाई कावस जी, सुर सिंह जी गोहेले, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी, यही वो थे जिन्होंने राष्ट्रगुप्तार पत्रिका का संपादन किया था 1851 में बंबई के आसपास में। ठीक है, सॉरी। अब अगर हम 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष छूट की मांग को लेकर आगा खां 36 प्रतिनिधियों के अपने दल के साथ शिमला में वायसराय से कब मिले। तो मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष छूट की मांग को लेकर के आगा खान 36 प्रतिनिधियों के साथ अपने दल के साथ शिमला में वायसराय से कब मिले। ऑप्शन में है 1902, 1904, 1906 और 1908। तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका 1906 और यहीं से आपको मुस्लिम लीग की नींव पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रीतिलता वडेदर, है ना, यानी कि वडोदरा जो है, प्रीतिलता वडेदरा और उसके क्रांतिकारी गुट ने चिटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ पहाड़तली पर कब धावा बोला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये चिटगांव शस्त्रागार हमलावार से संबंधित थे जो 1930 में हुई थी। ठीक है, और इसमें से एक जो सूरी सेन जी से संबंधित है। और इस समय यहाँ पे ये जो प्रीतिलता वडोदरा थी, उनका जो उन्होंने एक तरीके से और उनके गुटों ने चिटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ पहाड़तली पर धावा बोला था 22 सितंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो भूमिपुत्र आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भूमिपुत्र आंदोलन एक तरीके से अपने अस्तित्व, अपनी पहचान को बचाने से संबंधित था। तो कौन सही नहीं है, जब आप्रवासियों और स्थानीय लोगों के बीच रोजगार के लिए वास्तविक और संभावित प्रतिद्वंदिता उपस्थित हुई। सही है। जहां जहां और जब जब बाहर से आने वालों ने के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश सुलभ था। बिल्कुल सही। बाहर से आने वालों के प्रति शत्रुता मझोले स्तर की नौकरियों को लेकर व्यक्त हुई। बिल्कुल सही। यह आंदोलन आरक्षण की नीति से संबंधित था। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल, बल्कि ये अपनी पहचान से संबंधित थे कि कौन से लोग स्थानीय हैं, कौन से नहीं है, लेकिन ये आरक्षण से संबंधित नहीं थे। तो गलत स्टेटमेंट चुनने के लिए बात कही गई थी, तो हमारा ऑप्शन 4 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज के लिए निर्धारित आदर्शों में शामिल नहीं था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्य समाज की स्थापना कब होती है, 1875 में बंबई में होता है। फिर 1877 में इसकी जो मुख्यालय है वो लाहौर स्थानांतरित कर दी जाती है। इनके संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनमें कौन से इनके सिद्धांत नहीं थे, मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, बिल्कुल किया। जन्म के आधार पर जातिगत भेदभाव की कट्टरता का विरोध किया, बिल्कुल। व्यक्ति के पैसे के आधार पर वर्गीकृत चातुर्य वर्णीय व्यवस्था का विरोध किया, ये गलत है। इन्होंने जन्म के आधार पर चातुर्य व्यवस्था का विरोध किया था, पैसे के आधार पर नहीं। बिल्कुल उनका कहना था कि अगर प्रतिभा है तो बिल्कुल वो किसी भी वर्ण में अपने आप को मान सकता है। ठीक है, जन्म यानी कि मेनली इनका ये कहना था कि जो वर्ण व्यवस्था है, यानी कि वर्ण जो है किसी भी व्यक्ति का, वो उनके कर्मों से डिसाइड होता है, ना कि जन्म से। वेदों का सम्मान और प्राचीन हिंदू संस्कृति के अध्ययन की अपील की। बिल्कुल इनका एक स्टेटमेंट भी है, वेदों की ओर लौट चलो, यानी कि वो वेदों की को जानने की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की हम लोग बात करते हैं। तो 41 में है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में निम्न में से किन राज्यों की सरकारें उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा बनाने के पक्ष में थी। ठीक है, ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 राज्य थे जो स्वतंत्रता भारत में उर्दू को एक तरीके से दूसरी राजभाषा बनाने के पक्ष में थी। नेक्स्ट भी यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें मिलान करने का प्रश्न दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी, पैन आर्यन सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, युगांतर आश्रम। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आपका लंदन हो जाएगा। युगांतर आश्रम की बात करते हैं तो ये सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 42 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंट कमिटी हो जाएगा बर्लिन, पैन आर्यन सोसाइटी हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। 42 का अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें लेखक है और यहाँ पे उनकी कुछ रचनाएं दी गई है 43 में, है ना। तो यहाँ पे हेनरी फॉसेट की जो रचना है वो है इंडियन फाइनेंस। विलियम डिग्बी की जो रचना है वो है इंडिया फॉर इंडियंस एंड फॉर इंग्लैंड, ठीक है। एच एम हिंडवेन की जो रचना है वो है आपका द बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया। B.H. बैडन पावेल की जो रचना है द लैंड सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1892। तो इस तरीके से हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 44वां नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन प्रबोधन काल की विशेषता नहीं है, यानी इनलाइटनमेंट पीरियड की बात कर रहा है, उसकी विशेषता नहीं है। मुद्रण संस्कृति का आविर्भाव बिल्कुल हुआ। पाप की मूलभूत ईसाई अवधारणा की स्वीकृति और यह विश्वास की मनुष्य के स्वभाव को धर्म ग्रंथों के विश्वास के अनुसार दोष रहित बनाया जा सकता है ना। तो 44 की बात करें तो कौन सी सही नहीं है, ये नहीं सही है ना। तो राजनीति और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने के लिए जनता की राय के विकास में विश्वास, ये सही है। सभी बड़ी संस्थाओं और रिवाजों के संदर्भ में तर्क, आलोचना और सामान्य बुद्धि का प्रयोग, ये सही है। तो नहीं पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को की हम लोग बात करते हैं। तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी, नाजी पार्टी, क्रिश्चियन सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। तो ये है नाजी पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 46 की। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, एक तरीके से सुमेलित करना है, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू, रूसो, एडमंड बर्ग और एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ। तो मॉन्टेस्क्यू की रचना है आपका स्पिरिट ऑफ द लार्ज, और अगर हम बात करें रूसो की रचना है आपका डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। एडमंड बर्ग की बात हम लोग करते हैं तो उनकी रचना है आपका रिफ्लेक्शन ऑन दी रिवोल्यूशन इन फ्रांस। एडम स्मिथ की बात करते हैं तो इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा आपका ए। 47 की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसने कहा कि हर सच्चा इतिहास समकालीन इतिहास होता है? अगस्ट कॉम्ट, बेनेडिक्ट क्रोसे, एफ डब्ल्यू मेटलैंड, अर्नाल्ड टॉइनबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेनेडिक्टो क्रोसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न की। तो इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आरजी कॉलिंगवुड, आर्थर मार्विक, हेडन वाइट और मिशेल फूको, ठीक है। तो 48 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो एक कॉलिंगवुड की रचना हो जाएगी द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, और आर्थ मार्विक की रचना हो जाएगा द न्यू नेचर ऑफ हिस्ट्री, और हेडन वाइट की रचना हो जाएगा मेटा हिस्ट्री, मिशेल फूको की रचना हो जाएगा द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 की बात करें तो इसमें कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, है ना। तो व्याख्या का संबंध अर्थ से है, व्याख्याओं से ही हम अर्थ तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही। व्याख्याओं में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी कल्पना में उस ऐतिहासिक क्षण को पुनर्मंचित और पुनर्जीवित करना भी सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही। और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, है ना। 50वीं नंबर प्रश्न और अंतिम होगा ये। तो इतिहास अनुसंधान की किस शाखा ने अपने लेखन में नृविज्ञान, मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल शास्त्र और अन्य महत्वपूर्ण सहायक शास्त्रों को समाहित किया है? तो रांकियन, सबाल्टन, फ्रैंकफर्ट स्कूल, अनाल्स स्कूल। तो ये हो जाएगा आपका अनाल्स स्कूल, इसी से संबंधित है टोटल हिस्ट्री, और इसका भी आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी सितंबर, है ना, सितंबर 2016 के टोटल 50 प्रश्नों को देखा, है ना। तो अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम लोग 2017 जुलाई 2017 के प्रश्न पत्र देखेंगे। इस तरीके से करके हम लोग 2024 तक के सारे प्रश्न पत्रों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ताकि ये दिसंबर सेशन में जो एग्जामिनेशंस अभी प्रस्तावित हैं उसमें कहीं ना कहीं ये आपको पीवाईक्यू रिवीजन करने में और इसके साथ ही आपको एग्जामिनेशंस पैटर्न को समझने में सहायक होंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू सीरीज जो हमारा ये चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। इसके लिए हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी यूजीसी नेट से रिलेटेड जो आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे इस वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।